एनजीओ है जय बजरंग सेवा हिंदू फाउंडेशन करके, जिन्हें मदद की जरूरत है, कोई भी है जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ भी महिलाएं बहुत होशियार है। मैं बोलती हूँ वो भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो कड़े हुई। अक्सर महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो हम अर्चना जी से जानेंगे कि एक ऐसी महिला जो समाज के लिए काम कर रही है, जो अपने घर से बाहर निकल के और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, तो ऐसा करने में आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई होती बहुत होती है। आप अगर घर से निकल रही हैं किसी की मदद करने के लिए, तो उसमें दो बातें होती हैं। उसके कोई फेवर के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं और उसके अपोजिट के भी होते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपको आपके परिवार से, अगर ससुराल की बात करें, इन-लॉज़ की या फिर अपने मायके, तो क्या आपको किसी ऐसे पुरुष से सामना करना पड़ा हो जहाँ पर आपको ये चीज़ सामने आई हो? वो मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी का मेरे माध्यम से किसी का भला हो रहा है या कोई अच्छा काम हो रहा है, तो फिर बाद में बहुत खुशी होती है। साथ ही अगर एक केस ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँ जहाँ पर आपने उस केस को व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ा। फिर उस लड़की ने मेरे पास कॉल किया कि दीदी देखो ऐसा-ऐसा हो गया, मेरी मदर के साथ गलत हुआ, ऑपरेशन गलत किया और मेरी मम्मी को ऐसा हो गया और मेरी मम्मी नहीं रही दुनिया में और कंप्लेन किया और बहुत-बहुत सी चीज़ें हुई। तो उस केस को मेरे को सुलझाने में बहुत समय लगा। और जैसे अगर कोई ऐसी महिला है, ऐसी कोई पीड़ित बच्ची या फिर कोई ऐसी युवती है जो आपसे संपर्क करना चाहे आपके माध्यम से, वो अपनी निजी समस्या को सुलझवाना चाहे, तो आप तक वो किससे कैसे संपर्क कर सकती है? और अभी रिसेंट का एक मेरे पास केस आया था। 1 ही साल हुआ लड़की की शादी को और ससुराल वालों ने उसको मार-पीट कर भगा दिया। पढ़ी-लिखी लड़की, पढ़ा लिखा लड़का है। और जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 चलाया जा रहा है, उस पे आप क्या? हमारे देश में जो हमारी सरकार ने बहुत काम किया है महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट शक्ति और एक पहलू। आज हमारे साथ मौजूद है अर्चना उपाध्याय जी, जो एक एनजीओ के लिए काम करती हैं और उसके साथ ही एक महिला के तौर पर भी इन्हें अपने जीवन में काफी संघर्ष के साथ काफी चीजें अचीव करी हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे अर्चना जी से अर्चना जी के बारे में। सबसे पहले तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, आप हमारी जनता को खुद से बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अर्चना नितिन उपाध्याय है और मैं भी जैसे एक भारतीय नारी होती है, हाउसवाइफ होती है, जो अपने घर परिवार को चलाती, मैं भी एक सिंपल साधारण घर की महिला हूँ। और जब कोविड आया, आपने देखा होगा कोरोना में हमारे देश के क्या हालात थे और उस टाइम पे पैसा भी काम नहीं आ रहा था, रिश्तेदारी भी काम नहीं आ रही थी, कोई किसी काम नहीं आ रहा था। उस टाइम पे पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगा कि अब कुछ है ही नहीं, मीन्स ना तो इंसान की क्यों कोई वैल्यू है और ना ही पैसे की कोई वैल्यू है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा हो गया कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। वो मेरे लिए एक जो आत्मा को झकझोर देने वाला पल होता है, वो उस टाइम पे ही मन में ऐसे आवाज आई कि आज जो भी कुछ है, कोई किसी का नहीं है, ना धन काम आ रहा है, ना लोग काम आ रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। उसमें पता नहीं क्यों मन में ये हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस तब से मैंने मन में ठाना और मैं समाज सेवा के लिए निकल पड़ी। और मेरा एक एनजीओ है जय बजरंग सेवा हिंदू फाउंडेशन करके, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और धर्म के लिए, मैं बहुत धार्मिक महिला हूँ और धर्म से बहुत ज्यादा लगाव है मेरा। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो धर्म से जुड़े काम करता है मेरा एनजीओ और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और जो भी है, जो जिन्हें मदद की जरूरत है, कोई भी है जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अर्चना उपाध्याय जी एक एनजीओ भी चला रही हैं जिसका नाम है जय बजरंग हिंदू फाउंडेशन, जो कि गरीब महिलाओं और साथ ही बच्चियों के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी मदद करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी एक चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए कुछ करने के लिए, या फिर ये फाउंडेशन के लिए? देखिए, हम लोग कहते हैं कि वैसे ही हमारे भारतीय नारियों को कमजोर कहा गया है। समाज में आप देखेंगे जहाँ 10 पुरुष होंगे वहाँ एक नारी होगी, जो कि महिला किसी से कम नहीं है। चाहे वो आप देखिए हवाई जहाज उड़ाने में हो, चाहे वो हमारी भारतीय सेना में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, महिला हर जगह है और होशियार है, आगे है। लेकिन फिर भी संख्या उनकी कम क्यों दिखती है, मुझे ये भी समझ में आता है
क्योंकि महिलाओं का जो दिमाग है और महिलाओं का जो मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा होता है। हम अपने फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। महिला के अंदर, एक माँ के अंदर ममत्व के साथ साथ अपने बच्चे को अगर वो बॉर्डर पे लड़ने भेजने का भी उसके अंदर कलेजा होता है। मतलब माँ का कलेजा जितना कमजोर होता है अपने बच्चे के लिए, तो उतना स्ट्रांग भी होता है उसको सीमा पे भेजने के लिए। तो वो महिला होती है। और मुझे दुख इस बात का है कि मैं हर फील्ड में नोटिस करती हूँ कि पुरुष की संख्या ज्यादा होती है और महिलाएं 2-4। अगर 20 पुरुष है, महिला 4 है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, किसी भी चीज में पीछे नहीं है। और रही बात, ये मैं पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां भी महिलाएं बहुत होशियार है। मैं बोलती हूँ वो भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो कढ़े हुई है, पढ़े नहीं है लेकिन कढ़े हैं वो लोग। तो उनके अंदर कढ़ाई बुनाई और भी बहुत सी चीजें, बहुत सी कलाएं हैं उनके अंदर, वो भी छुपी हुई रहती है। तो ये सब चीजें निकल के आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं फील्ड में आगे बढ़ तो नहीं है, लेकिन संख्याओं के साथ बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए आप हमारे भारत के अलावा दूसरे देशों में देखिए, महिलाओं की संख्या पुरुष इक्वल रहती है। चाहे आप संसद में चले जाइए, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आप उद्योग में चले जाइए, हर जगह महिलाएं हैं और उनको बराबर सम्मान दिया जाता है। और साथ ही एक महिला होने के नाते अक्सर महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो हम अर्चना जी से जानेंगे कि एक ऐसी महिला जो समाज के लिए काम कर रही है, जो अपने घर से बाहर निकल के और महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, तो ऐसा करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर एक महिला घर से बाहर निकल रही है तो सबसे देखो, मुझे तो नहीं कठिनाई हुई क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कठिनाई होती है, बहुत होती है। आप अगर घर से निकल रही है किसी की मदद करने के लिए, तो उसमें दो बातें होती हैं। उसके कोई फेवर के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं और उसके अपोजिट के भी होते हैं। जो अपोजिट वाले होते हैं वो हमें नीचे गिराने में लग जाते हैं कि अरे ये कौन है, ये कहाँ से आई है और ये क्या कर लेगी, हम देख लेंगे, इसके बारे में पता करेंगे, इस तरीके से। फिर जो पक्ष वाले हैं वो तो अच्छा बोलते हैं कि नहीं ठीक है, जिनकी मदद हो रही है तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो करना भी चाहती हैं, वो नहीं कर पाती, घर से सपोर्ट नहीं मिलता, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। फिर घर से कहीं जाना हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिल गया तो छेड़छाड़ हो जाती है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें कि महिलाएं भी कर रही हैं। जैसे बीच में अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया था, भ्रूण हत्या, वो सब चीजें जो सरकार ने लागू की थी, वो सब चीजें जो पढ़े लिखे लोग वो ज्यादा करते थे। मेरे नोटिस किया, मेरे पास जितने केस आए उसमें मुझे पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें लिप्त दिखे। तो ये कहना गलत है कि पढ़ा लिखा आदमी ही सही होता है और गांव के वो, मैं बोलती हूँ गांव के भी समझदार होते तो हम हैं। ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन ही लैक ऑफ अवेयरनेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस है। हाँ, क्योंकि आज देखिए हम लोग कहाँ चांद पे जाने की बात चल रही है, मंगल पे जा रहे हैं। हमारी देश की महिलाएं युद्ध फाइट करके आ रही हैं, पाकिस्तान जैसे देश में उनको मुंह तोड़ जवाब दे के आ रही हैं। हमारी देश की बेटियां सीमा पे खड़ी, हमारी देश की बेटियां आपको शिप में मिलेंगी, कहाँ नहीं मिलेंगी, डॉक्टर इंजीनियर हर फील्ड में। लेकिन वहीं आज मैं उन बेटियों को तो चलिए एनकरेज किया, उन्होंने मेहनत किया, उनका हौसला बुलंद रहा, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। उनसे अगर आप पूछेंगे जाके तो वो अपने संघर्ष बताएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे धक्के खाने पड़े। और सबसे बड़ी बात हमारे देश की ये है कि पुरुषों को ऐसा लगता है कि महिलाएं उनसे ज्यादा आगे ना बढ़े। कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी आता है कि महिला आगे बढ़ जाएगी तो हमें उसको मतलब सल्यूट करना पड़े, वो उसके आगे झुकना पड़े। उनकी सोच गलत है। क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको आपके परिवार से, अगर ससुराल की बात करें, लॉस की या फिर अपने मायके, तो क्या आपको किसी कोई ऐसे पुरुष से सामना करना पड़ा हो जहाँ पर आपको ये चीज सामने आई हो आपके? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मायके का हो या मेरे ससुराल का हो। मुझे दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट है, बल्कि वो लोग खुश होते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी का अच्छा कर रही, मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, शादी हो गई है, ससुराल में नहीं रहने दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, तकलीफ हो रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। तो मैंने काफ़ी ऐसे घर सुधारे हैं, उनको काउंसलिंग करके, समझा कर, जैसे भी करके उनको रास्ते पे लाया है कि भाई आप लोग पढ़े लिखे हो। और मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में मैंने देखी है।
तो वो मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी का मेरे माध्यम से किसी का भला हो रहा है या कोई अच्छा काम हो रहा है, तो फिर बाद में बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक अच्छा काम हो गया। तो घर वालों को भी अच्छा लगता है कि नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। जी। और साथ ही अगर एक केस ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँ जहाँ पर आपने उस केस को व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ा हो या आपने उसे बहुत करीब से देखा हो, बहुत ज़्यादा उसके बाद आपको सीख मिली हो, ऐसा कोई केस आप अगर जनता को बताना चाहें? लेकिन एक केस मेरे पास आया था, एक एक लड़का है, उसकी मदर का। मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं, थोड़ा ऊपर-ऊपर बताऊँगी। उसकी मदर का ज़्यादा एज नहीं थी, उनका होश में, कॉन्शियसनेस में उनका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया, उनसे पैसे ले लिए, वो गरीब थे वो लोग। फिर ऑपरेशन करके पैसे ले लिया, वो माँ को दिक्कत होने लगी क्योंकि वो उसको होश में उसका ऑपरेशन किया। फिर वो घर पे गए, उनको अच्छा नहीं लगा, पैसा भी गया, माँ का जो ब्लीडिंग वगैरह थी वो बंद नहीं हो रही थी, सीरियस हो गई थी। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन उनसे फिर पैसे ले लिए गए और उनकी मदर की हालत बहुत सीरियस हो गई। बाद में वो पास आउट हो गई। फिर उन्होंने क्या हुआ कि कंप्लेन किया, पुलिस में गए, सब सब कुछ किया, किसी ने कुछ सुना नहीं। फिर उस लड़के ने मेरे पास कॉल किया कि दीदी देखो ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी मदर के साथ गलत हुआ, ऑपरेशन गलत किया और मेरी मम्मी को ऐसा हो गया, मेरी मम्मी नहीं रही दुनिया में, और कंप्लेन किया और बहुत बहुत सी चीजें हुई। तो उस केस को मेरे को सुलझाने में बहुत समय लगा। वो लड़का मुझे आज भी फोन करता है। जी। और जैसे अगर कोई ऐसी महिला है, ऐसी कोई पीड़ित बच्ची या फिर कोई ऐसी युवती है जो आपसे संपर्क करना चाहे आपके माध्यम से, वो अपनी निजी समस्या को सुलझवाना चाहे, तो आप तक वो किससे कैसे संपर्क कर सकती है? और अभी अभी रिसेंट का एक मेरे पास केस आया था। 1 ही साल हुआ लड़की की शादी को और ससुराल वालों ने उसको मार पीट कर भगा दिया। पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ा लिखा लड़का है, दोनों सब अच्छे से शादी सब हुआ। बाद में ये हुआ कि मुझे इसको रखना नहीं है, मुझे मतलब दुनिया भर के एक्सक्यूज दिए। फिर अभी मैं उस पे काम कर ही रही हूँ, उस पे मेरा भी वर्क चालू है। काफी समझाया लड़के को भी, और उसका काफी मतलब बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, उसका भी मैं अभी कर रही हूँ। और 2-3 केस हैं जो अभी मेरे साथ चल रहे हैं। चाहे कोई भी महिला हो, मेरा बस इतना ही कहना है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आपके अंदर जो भी गुण है उसको आप बाहर लाइए, डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश है, शासन प्रशासन है, हमारा देश का कानून है, तो वो हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि कानून मदद नहीं करता है, पुलिस हेल्प नहीं करती, सब करते हैं। आप सही हो तो आपको न्याय जरूर मिलता है। जी। और जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 चलाया जा रहा है, उस पे आप क्या? हमारे देश में जो हमारी सरकार ने बहुत काम किया है महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, तो इससे मोटिवेशन मिलेगा और एक लगता है ना कि हमारे देश की सरकार हमारे साथ है, हमारे लिए कुछ कर रही है। और जैसे कि एक महिला होने के नाते अगर पूर्व सरकारों की बात करें, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार या अन्य बसपा सरकार या कांग्रेस सरकार, तो आप एक महिला होने के नाते किस सरकार में खुद को ज्यादा महफूज? हाँ, मैं आज की तारीख में ये बोलूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो डर था, जो बाहर से आने वाले लोग डरते थे और जो यहाँ के ही लोग थे, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया और ये कभी भी कट्टा बंदूक चल रहा है, तो ये सब चीजों पे कंट्रोल हुआ है। और बाहर के जो पर्यटन यहाँ पर आते थे भगवान के दर्शन करने, गंगा स्नान करने, तो वो लोग भी अपने आप को भी सेफ्टी महसूस करते हैं कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश जा सकते। और एक महिला के तौर पर अगर मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? जैसा कि आप काफी केस सुलझाते रहती, काउंसलिंग है या फाउंडेशन के काम है, उनके बाद जब आप घर पहुंचती है तो आप खुद में क्या महसूस करती है? सबसे पहले आपकी क्या जरूरत होती है? पर ये जो आपने बोला कि घर को मैनेज करना और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि एक समय पे ये भी चीजें आ जाती है कि जब आप समाज के लिए आगे से आगे बढ़कर काम करती है तो आपके जो घर में लोग हैं वो भी आपसे उल्टा और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप बाहर के लिए इतना कर सकते हैं तो आप घर में उससे ज्यादा, क्योंकि आप घर वाले तो आपके अपने होते हैं, तो वहां पर आपका कैसे रहता है? ये बहुत मेरे लिए नहीं, जो महिलाएं मेरी जैसी है ना, उन सबसे पूछो, उनके वो बताएंगी कि सबसे ज्यादा अगर टफ है तो यही है। क्योंकि मैं एक पत्नी के साथ एक माँ भी हूँ, तो अगर मैं काम में हूँ तो मुझे बच्चों का खाना खाया नहीं खाया,
स्कूल जाने का टाइम हुआ नहीं हुआ, फिर फ़ोन आ रहा है, मैं कहीं बैठी हूँ किसी से बात कर रही हूँ, फ़ोन आ रहा है, मुझे वो अटेंड करना पड़ता है, बच्चे हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो मन तो आधा वहीं लगा रहता है। लेकिन फिर भी मैं सब मैनेज करके आती हूँ। कितना भी आप घर को मैनेज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो दिमाग है ना वो वहाँ रखा रहता है कि हस्बैंड का ये टाइम है जाने का, बच्चों का ये टाइम है जाने का, तो वो सब चीज़ें वो बड़ा टफ होता है, वो बहुत टफ, बहुत मतलब दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि अगर मैं घर देखूंगी तो फिर मेरा ये समाज छूट जाएगा जिनको मेरी जरूरत है, और समाज में बैठी हूँ तो फिर लगता है कि बच्चों को मेरी जरूरत है। ये दोनों दोनों चीज होती है, इक्वल होती और है। जैसे कि बात करें आजकल की टेक्नोलॉजी या फिर सोशल मीडिया की, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए आजकल सेफ है या फिर नहीं? देखिए अभी बीच में मैंने देखा था, सेफ भी है और अनसेफ भी है। अगर आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया का ही जमाना है जी, हर चीज सोशल मीडिया पर है, हर आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया ही यूज कर रहे हैं आजकल, हर चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। तो ये एक पॉजिटिव भी है इसका और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि कुछ जो छोटी मानसिकता के लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो गलत कंटेंट बनाते हैं, अश्लील वीडियो, फोटो, गलत कमेंट करना, ये सब चीजें बहुत होती है। तो ये ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए भी ना, मैं बोलती हूँ कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सनल अटैक है किसी की। आप किसी के साथ गलत फोटो बना के डाल रहे हैं, किसी को गलत कमेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक लॉ होना चाहिए जी। तभी अब जैसे कि बात ट्रोलर्स की हो रही है, तो अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की ही माताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। और मतलब जैसा कि माता एक इंसान की बहुत एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं सुन सकता है, और राजनीति में आने के बाद उनकी माताओं को या बहनों को या उनके परिवार के सदस्यों को ऐसे राजनीति में लाके उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी बहुत ही नीच और बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं जो माँ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये जो माँ होती है ना, माँ ही सब कुछ है, माँ ने ही हमको जन्म दिया है, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। फिर हमारी बुद्धि है, देखिए जन्म देने वाली माँ होती है वो कर्म के साथ ही जन्म देती है, उसके साथ ही, लेकिन दुख सुख धूप छाँव हर चीज में माँ ही साथ होती है, माँ की ही दुआ मरते दम तक साथ में चलती है। एक माँ ही वो है जो स्वार्थी नहीं है, एक माँ ही वो है जो अपने बच्चे की चिंता करती है, एक माँ ही वो है जो अपने बच्चे का की राह देखती है, एक माँ ही वो है जो जानती है मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। और ऐसे ही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी की मदद करने गई हो और उसके बाद आप खुद मुसीबत में पड़ गई हो? आपको जैसे कि होता है कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो नेगेटिव उनको ज्यादा देखने को मिलता है, तो आपको कभी ऐसी धमकी मिली हो या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, मुझे धमकी तो नहीं मिली, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं करती हूँ। और हाँ, ये नेगेटिविटी बहुत मिलती है कि अरे आप ये करने जा रहे हो, जैसे मैं मुझे खुद लगता है मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई केस को मैं सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, या मैंने एडवोकेट किया, या जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो सब मैंने अपने इन्वॉल्व किया सबको, तो कभी पॉजिटिव लगता है कभी नेगेटिव लगता है कि अगर मैंने गलत रास्ते पे कुछ गलत एक स्टेप हो गया तो सामने वाला फिर उसको लगेगा कि अरे ये सही नहीं किया, आपने गलत किया, तो थोड़ा सा वहाँ पे डर रहता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सामने वाले का भला हो जाए, जो उनके घर में माहौल है दुख का तकलीफ का, कि मेरी बेटी को ये तकलीफ है, इसके साथ ऐसा हुआ है, तो हमें लगता है कि हम शांति से उसको सॉल्व करें, और बहुत कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर दें। और जैसे कि आजकल के केसेस हो रहे हैं, कहीं महिलाएं पुरुषों को उनका कत्ल कर रही हैं और कहीं ज्यादातर तो देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं का हत्या कर रहे हैं या फिर ससुराल वालों ने लड़की को फंदे पर चढ़ा दिया। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आपको भी सुनने को मिले होंगे और मुझे भी सुनने को मिले। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपने घर के जो लड़के हैं या फिर जितने भी बच्चे हैं उनको अवेयर करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक लड़का भी एक माँ से ही परवरिश लेता है, तो क्या आजकल की माओ को भी अपने बच्चों को वो परवरिश देनी चाहिए कि आप कल को जाके किसी की लड़की के साथ इस तरह की हरकतें ना करें? देखिए जो आजकल सुना है कि वो ड्रम में डाल दिया, वो मार दिया, एक्चुअली में ना हमको सिर्फ जितना दिखाया जाता है हमको नहीं पता होता है, ठीक है। और अगर इतनी बात बढ़ गई कि कोई लड़की किसी को मार के ड्रम में डाल रही है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी साल 2 साल से पक रही है,
तभी यहाँ तक नौबत आई है मारने की। और जो लड़की अगर ऐसा करती है, मारती है और दम डालती, तो वो तो हत्यारी तो है ही है वो। और मैं तो बोलूँगी फिर उनकी परवरिश अच्छी से नहीं हुई है, उनके संस्कार अच्छे नहीं है। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमारी महिलाओं में कहीं ना कहीं संस्कार अच्छे नहीं है, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। या फिर तीसरी पॉइंट ये भी है कि उनके साथ उनको इतना टॉर्चर किया गया है और उनको इतना प्रताड़ित किया गया है। दूसरी बात, उनको कहीं से मदद ना मिली हो तो उन्होंने ये स्टेप उठाया। तीन चीज हो सकती है, या तो उनके संस्कार अच्छे नहीं, परवरिश अच्छी नहीं है, या फिर बहुत प्रताड़ित है, पीड़ित है और किसी ने उनकी मदद नहीं की, किसी ने सुनवाई नहीं की। तो बस ज्यादा आदमी परेशान होगा तो कोई नहीं सहन कर पाता है, उनके अंदर का राक्षस जाग जाता है, तो ये कदम उठाने लगती है। पर ऐसा नहीं उठाना चाहिए। हमें जो दिखाया जाता है टीवी में कि वो उसको प्रेम करती थी इसलिए उसके साथ भाग गई और उसने उसको मार दिया, तो ये स्टोरी होती है। और अंदर क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, ये बहुत दिनों से चलता होता है, तब जाके एक दिन में इतना ऐसा तुरंत अंजाम दिया जाता है मारपीट का। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है और ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, जो ऐसे जानवरों जैसी हरकत करने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो इनको, इनका घर का माहौल जब भी पैदा होते हैं, पलते बढ़ते, तो शुरू से कहीं ना कहीं माहौल में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, तब जाके इनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है। आप बात थोड़ी स्वास्थ्य की करते हैं, एक वर्किंग वुमेन है आप, जैसा कि आप घर भी देखती हैं और समाज सेवा का काम भी करती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखती हैं? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी। मुझे थोड़ा सा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम ये सब होता रहता है। हाँ, लेकिन ठीक है, अपना व्यायाम करना, योगा करना, टाइम से उठना और टाइम से खाना खाना, हेल्दी फूड खाना, सबसे ज्यादा जरूरी है योगा। योगा करो या कुछ भी एक्सरसाइज आप एक दिन में ऐड करो, वो करना। फिर आपकी डाइट क्या है, डाइट में आपको हेल्दी फूड ही लेना है, ये नहीं कि जंक फूड और तेल का ये सब चीज़ें बहुत अवॉइड करना चाहिए। अभी गर्मी आ गई है तो नींबू पानी ज़्यादा पीना चाहिए और छाछ, लस्सी, ये सब चीज़ें आप खाने में ऐड करो। रोटी दो ही फुल्का लो, दाल लो और सब्जियां लो हरी। तो खाना थोड़ा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, नींबू पानी। तो ये सब चीजें ना, डाइट आपका बराबर रहेगा, आप व्यायाम करते हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से जगते हैं, तो मैनेज हो जाता है। जी। और जैसा कि हमने जाना कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं और साथ ही समाज के लिए काम करती हैं और काफ़ी महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, लोगों के परिवारों को सही दिशा दिखाती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये सब तो आपकी एक उम्र तक आके ये सब चीज़ें आपने करनी शुरू करी। आप छात्र जीवन में खुद कैसी थी? या एक जब आप युवती थी, अब तो आप महिला युवती थी, तो आपका जीवन कैसा था? या कभी आपने सोचा था कि समाज के लिए इतना काम करेंगी या इस मुकाम पर आप पहुँचेंगी? जब मैं पढ़ती थी स्कूल में बहुत मस्ती करती थी, किसी मतलब दुनिया की कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं, बस मस्ती करना है, खुश रहना है। मतलब मैंने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया है और बहुत खेल कूद, हम लोग सोशल मीडिया तो वो टाइम पे था ही नहीं, मोबाइल वोबाइल। तो जो फिजिकली गेम होते थे, मैं एथलेटिक्स में भी थी, मैं रनिंग करती थी, मैंने वॉलीबॉल में मैं स्टेट लेवल तक गई हूँ, स्टेट लेवल की प्लेयर वॉलीबॉल की। और घर में भी हम लोग खेलते थे, तो जो माइंड गेम होते, चेस होता है और वो कहते हैं ना सांप सीढ़ी वाला, फिर वो सारे गेम, उस इंडोर गेम्स। हाँ, इंडोर्स गेम। घर में खेलेंगे तो इंडोर्स गेम खेलेंगे, बाहर खेलेंगे तो वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना। तो ये सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छे से बचपन जिया है। स्कूल में भी मस्ती करना खाना, पढ़ने में बहुत होशियार थी मैं। मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था और टॉपर थी मैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से करती थी क्योंकि कोई फिक्र नहीं थी, कुछ परवाह नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उन सब एनवायरनमेंट में, उन सब चीज़ों में मेरे अंदर ना फीलिंग्स बहुत थी। मतलब मुझे किसी चीज़ की, देखो, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है, आप सुखी हैं, संपन्न हैं, फ्रेंड सर्कल है, पढ़ाई में भी अच्छे, खेलकूद में भी अच्छे, अच्छा माहौल है, सब कुछ है। लेकिन मन में एक फीलिंग ये रहती थी कि अगर कोई दुखी है, कोई रो रहा है मेरे सामने, तो मुझे बहुत दुख होता है। जी, जैसे कि सिंपैथी की फीलिंग आपके अंदर ज़्यादा थी। हाँ, कोई परेशान है तो मुझे लगता था क्या हुआ, इसको पूछो ना क्या हुआ, ऐसे मतलब लगता था हेल्प करे। तो ये जो चीज थी ना, ये अंदर शुरू से थी और पता नहीं क्यों गॉड गिफ्टेड ही होता है ऐसा कि आपको कुछ आगे करना बनना, तो भगवान एक ऐसा कुछ डाल ही देता है हार्ट में कि इसके अंदर ये चीज रहेगी तभी ये कुछ करेगी आगे चल के। तो वो चीज मेरे अंदर हमेशा थी, जो कि मुझे कुछ चीज की कमी नहीं थी। मैं
खाती खेलती खुश रहती थी। लेकिन कभी कोई मुझे रोड पे दिख गया, कोई दुखी है या कोई बच्चा है, गरीब है, लड़की है, तो मुझे लगता था यार ये देखो, ये इसके पास चप्पल नहीं है, कितनी धूप है, इसके पैर में चल रहा होगा, इसको चप्पल दिला दे क्या। ऐसा उस टाइम पे ये चीज दिमाग में आती थी। तो ये हर किसी को नहीं आती है ना। और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप आजकल की लड़कियों को, महिलाओं को सजेस्ट करना चाहेंगी, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन हो या फिर वो एक गृहिणी हो? मैं तो यही बोलूंगी, सबसे पहली चीज कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सबसे पहला जी। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। तो हेल्थ अच्छी रखें, व्यायाम करें और डाइट अच्छी रखें, अच्छा खान पान रखें, टाइम से सोना, सुबह उठना जल्दी, अपना एक रूटीन बना के रखें, दिनचर्या जिसको बोलते हैं। डेली रूटीन अगर आपका फिक्स है और एकदम सही है, आपकी डाइट अच्छी है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। और दूसरी चीज ये बोलूंगी कि आपको जो करना है पूरा दिल से करना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए कि नहीं मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो नहीं, मुझे बनना है, मैं करूंगी। चाहे जैसे मुझे पढ़ाई करना है, बस पढ़ना है, लग जाओ। जो चीज आप मन में सोच रहे हो ना, उसको करने के लिए आपको लग ही जाना चाहिए। फिर उसके लिए आप इधर उधर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर वो चीज है जो इंसान को कमजोर बना देता है, खासकर महिलाओं को। और अंततः एक ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे चैनल आगाज टाइम्स के माध्यम से आजकल की जनरेशन को देना चाहें, चाहे वो मेल्स हो या फिर फीमेल्स? मैं आजकल की जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि अच्छा पढ़ें और स्वस्थ रहें और जातिवाद का भेदभाव छोड़कर सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और अपने माता पिता की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, आदर करें और खूब खुश रहें। जी। और जैसे कि मैम लास्ट में हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, तो उसमें हम आपसे इंस्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब देना होगा। तो अब हम अर्चना जी के साथ करेंगे एक रैपिड फायर। तो रैपिड फायर का पहला सवाल, हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो अर्चना जी के साथ हमारा रैपिड फायर में पहला सवाल है, आपकी ताकत? मेरे हस्बैंड। आपकी प्रेरणा? मेरी मदर। समाज सेवा का मतलब क्या है आपके लिए? एक अंतरात्मा से खुशी जी। जो होती है ना, कि किसी का भला होता है तो जो खुशी मन को मिलती है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे इसी तो कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपका लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है कि हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो खुश रहें, आजाद, पुरुष भी सब, लेकिन एक स्वस्थ और खुशहाल समाज चाहती हूँ जी। और शक्ति आपके लिए क्या है? मेरी भी शक्ति मेरी ताकत है। और युवाओं के लिए एक संदेश, एक वर्ड में? जातिवाद का जहर मत बोलिए, बस यही। और पूछना चाहूंगी कि आप यानी अर्चना उपाध्याय की पहचान सिर्फ एक शब्द में? एक अच्छी माँ। तो ये थी आज शक्ति एक पहल की, हमारे साथ मौजूद थी अर्चना उपाध्याय जी, जो कि बजरंग हिंदू फाउंडेशन की राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। और साथ ही आज हमने जाना कि इनके जीवन, छात्र जीवन से लगाकर अभी तक इन्होंने जितने भी समाज सेवा के कार्य किए हैं या एक व्यक्तिगत गृहिणी के तौर पे इन्होंने जो भी कार्य किए हैं या आगे निरंतर कैसे कार्य करती रहेंगी, हमने ये भी जाना कि कैसे कैसे केस सामने आए हैं एक फाउंडेशन की ओनर होने के नाते। और साथ ही हमने ये भी जाना है कि कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं आजकल की लड़कियां, जनरेशन के लिए क्या कुछ सवाल हमें मिले शक्ति एक पहल में। आज हमने यही जाना। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। धन्यवाद अर्चना जी। देखते रहें आगाज टाइम।